वेलकम टू द ज्ञान एलिवेटर इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी चौराहा झुलवा। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि सेक्शन नंबर 35 से लेकर के 62 तक गिवन है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं अरेस्ट ऑफ पर्संस के। और हाँ, अगर हम लोग रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले जो है सीआरपीसी में ये जो चैप्टर था उसमें भी ये चैप्टर नंबर 5 ही था। और सीआरपीसी में जो ये चैप्टर था उसके जो सेक्शंस थे वो 41 सेक्शंस से लेकर के 60A तक सारे प्रोविजंस दिए गए थे। लेकिन जो बीएनएसएस है इसमें सेक्शन नंबर 35 से लेकर के सेक्शन नंबर 62 तक सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन नंबर 35 को। सेक्शन नंबर 35 में बताया गया है एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के या बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। अभी हम लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि दोनों मीडियम के सभी छात्रों को इक्वली समझ में आए। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर रहा है तो उन अपराध में पुलिस क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट से या किसी कोर्ट से परमिशन नहीं लेगी और बिना वारंट के उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध की श्रेणी में कौन कौन से अपराध हैं जो जघन्य अपराध टाइप के जो अपराध हो जाते हैं, जैसे डकैती हो रही है, लूट हो रही है, या रेप हो रही है, या हत्या हो रही है, उन अपराधों में पुलिस क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट से परमिशन तो नहीं लेने जाएगी, वारंट लेने तो नहीं जाएगी, तो तत्काल प्रभाव से उसको रोकने के लिए बिना वारंट के उस समय उनको गिरफ्तार करेगी। ठीक है। और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists। टेक्निकल टीम इस पोर्शन को थोड़ा जूम कर दे जिस पर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई reasonable complaint पाई गई है और credible information has been received, या किसी प्रकार की information रिसीव हुई है और a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense, या फिर कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रही है, एराइज हो रही है, ऐसे तथ्य उजागर हो रहे हैं जिसमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि उस व्यक्ति ने जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या फिर संज्ञेय अपराध किया है, जिसकी की पनिशमेंट पनिशेबल विद इंक्रीजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे बी लेस देन 7 इयर्स। अब यहाँ लेस देन 7 इयर्स का मतलब है 3 साल या उससे अधिक, और व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स या 7 साल से ज्यादा, वेदर विद और विदाउट फाइन, if the following conditions are satisfied, namely the police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense। यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस कंप्लेंट या उस सूचना के तहत उस व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई अपराध किया है, the police officer is satisfied that such arrest is necessary। यदि पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि इसका अरेस्ट, इसकी गिरफ्तारी जरूरी है, किस लिए जरूरी है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ताकि वह व्यक्ति जिसने वो अपराध किया है, उस कृत्य को किया है, वह दोबारा इस प्रकार के अपराध को न कर सके, और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, और उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो क्या कर सके, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न कर सके, जो कि सबसेक्शन सी में बताया गया है, सब क्लॉज सी में बताया गया है, to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner, or to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को वह रोका जा सके, ताकि वो जो है किसी प्रकार से धमकी न दे सके। जैसे अभी सेनगर के केस में क्या हो रहा है कि यदि किसी, खैर उन्हें तो बेल मिली है, वो जेल से नहीं छूटे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं यदि वो छूट जाते हैं या उनकी अरेस्ट नहीं की जाती है तो वो क्या करते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, गवाहों को मारना शुरू कर देते हैं। तो उस प्रकार की थ्रेट को रोकने के लिए भी जो व्यक्ति एक्वेंटेड हैं, मतलब कि उससे एसोसिएटेड है उस अपराध से, उनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी होता है। As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured, ताकि उनकी प्रेजेंस जो कोर्ट में जब जरूरत पड़े तो उनको पेश किया जा सके। And the police officer shall record
while making such arrest his reasons in writing, और जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो गिरफ्तारी करने से पहले क्या करेंगे, सभी तथ्यों को, सभी कारणों को रिटन में लिखेंगे। प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल मतलब ये कंपल्शन है पुलिस ऑफिसर के लिए इन ऑल केसेस, सभी केसेस में वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। अब यहाँ पे पुलिस वाले यदि अरेस्ट कर रहे हैं तो भी उन्हें लिखना है, और यदि अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी उन्हें लिखना है। दोनों चीजों में उन्हें इन चीजों को मेंशन करना अनिवार्य है। अब आते हैं अगेंस्ट whom credible information has been received and he has committed a cognizable offense। अब यहाँ पे फिर से वही चीजें बताई जा रही है कि जिनके खिलाफ कोई credible information मिली है या फिर जिन्होंने एक संज्ञेय अपराध किया है। अब यहाँ पे punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years whether or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of the information that such person has committed the said offense। तो already we have discussed these things कि जिन्होंने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और इम्प्रिजनमेंट जो है यदि वो 7 साल से अधिक है, 7 साल या उससे अधिक है, डेथ पेनल्टी है, तो उन केसेस में उनको अपराध करना, उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। Who has been proclaimed as an offender, या फिर वो proclaimed offender मतलब कि वो भगोड़े टाइप के हैं either under this संहिता or by the order of the state government in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property। यदि उनके possession में मतलब उनके पास यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी पाई जा रही है जिसका संदेह है कि वो चोरी की प्रॉपर्टी है and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing, या उससे जुड़ी हुई है तो भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। Who obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody। यदि वो पुलिस ऑफिसर यदि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और उनको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं मतलब रुकावट कर रहे हैं उनको उनका काम करने से, या फिर वो भाग रहे हैं या भागने का प्रयास कर रहे हैं किसी लॉफुल कस्टडी से, तो भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। Who is reasonably suspected of being a deserter, deserter मतलब फिर यहाँ पे भगोड़े की बात हो रही है, from any of the armed forces of the union, यदि किसी आर्मी से भी अगर वो भगोड़े हैं तो भी उन्हें जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence। अब यहाँ पे बात हो रही है कि यदि इंडिया के बाहर भी उन्होंने कोई इस प्रकार का अपराध किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भी उन्हें जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी मोस्टली डिस्कस कर रखी हैं। देखिए द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इशू अ नोटिस। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है जो हमारी सीआरपीसी में पहले सेक्शन हुआ करता था 41A, वो अब यहाँ पर जो सेक्शन हो गया वो 35 सबसेक्शन 3 हो गया है। तो पुलिस ऑफिसर को यदि लगता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है, वो उनको क्या करेंगे, नोटिस देंगे, डायरेक्ट करेंगे कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, और वो देखेंगे कि उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। उस नोटिस के बेसिस पे यदि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाह रहे थे पुलिस, वो यदि आते हैं और कंप्लायंस करते हैं तो फिर उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। ठीक है, अब देखिए where such person at any time fails to comply with the term of the notice or is unwilling to identify himself। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि वो व्यक्ति जो है कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है नोटिस का और बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहा है और व्यक्ति जो है अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड कर रहा है मतलब छिपा रहा है। ठीक है, तो द पुलिस ऑफिसर मे सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है सबसेक्शन 7 में कि नो अरेस्ट शैल बी मेड without prior permission of the officer not below the rank of deputy superintendent of police in case of an offence which is punishable for less than 3 years
and such person is infirm or is above 60 years of age। तो ये जो प्रोविजन है सबसेक्शन 7 का, ये इसमें ऐड हुआ है बीएनएसएसपी के, पहले सीआरपीसी में नहीं था। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो 60 साल से ऊपर है, ठीक है, या फिर इनफर्म कहने का मतलब है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और इनकेपेबल है मेंटली, और उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट जो है 3 साल से कम है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो परमिशन ली जाएगी डीएसपी रैंक के किसी ऑफिसर से, उसके नीचे से नहीं, डीएसपी रैंक के ऑफिसर से उसको अरेस्ट करने के लिए परमिशन लेना अनिवार्य है। लेकिन यदि 3 साल से ऊपर का ऑफेंस उसने किया है तो उसमें ये कंसिक्वेंसेस या ये सर्कमस्टेंसेस या ये सारे सिनेरियो नहीं फॉलो होंगे, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 में, एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल। अब ये जो सेक्शन नंबर 36 है ये आम जनमानस से काफी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं मोहल्ले में या कहीं पर भी पुलिस आती है और किसी को अरेस्ट करके चली जाती है, तो हमें हमारे अधिकार मालूम होने चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि पुलिस किन किन चीजों में हमें गिरफ्तार कर सकती है और कैसे कर सकती है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम which will facilitate easy identification। का मतलब हुआ कि उन्हें एक नेम प्लेट लगानी होगी, यूनिफॉर्म में रहना होगा, और वो नेम प्लेट जो होगी उस पर उनका नाम जो है वो क्लियरली विजिबल या दिखता रहना चाहिए, होना चाहिए। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट which shall be attested by at least one witness। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरेस्ट मेमो उनके पास होना चाहिए जिसमें कि अटेस्ट किया जाएगा, उसको किसके द्वारा अटेस्ट किया जाएगा, किसी एक विटनेस के द्वारा। वो विटनेस कौन होगा, जो व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है उसी का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, या हो सकता है कि उसकी लोकेलिटी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति जो कि अच्छे डेजिग्नेशन का हो या अच्छे कंडक्ट का हो, तो उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उसको अटेस्ट किया जा सकता है। मतलब वो व्यक्ति विटनेस बन करके उस मेमो पर अपना साइन कर देगा। फिर काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। अब कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है वो स्वयं भी उस पर साइन करेगा, उस मेमो को पढ़ने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा। फिर इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और अ फ्रेंड और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। अब यहाँ पे बताया गया है कि सूचना किसे प्रदान की जाएगी, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो सूचना प्रदान की जाएगी अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। उसके फैमिली मेंबर के द्वारा जो है एक मेमो जो है वो अटेस्ट कराया जाएगा, और उसका ये राइट है कि उसके एक रिलेटिव या उसके फ्रेंड को ये इसके अरेस्ट की, गिरफ्तारी की सूचना जो है प्रदान की जाएगी। तो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया सेक्शन नंबर 36। तो सेक्शन नंबर 36 में हमने देखा कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी अरेस्ट करने के लिए, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होने थे। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 पे हम लोग आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 37 जो है वो बताता है कि एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अ स्टेट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 37 में है, हम लोग देखते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट shall establish a police control room in every district and at a state level। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना हमारा रेफरेंस था सीआरपीसी का, उस रेफरेंस के तहत अगर देखा जाए तो ये सेक्शन कौन सा था, ये सेक्शन नंबर 41 सी था। कौन सा था, 41 सी। ठीक है, तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। कहने का मतलब है कि पुलिस कंट्रोल रूम जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे किया जाएगा, समझ रहे हैं। और डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस who shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses of the persons arrested, nature of the offence with which charged, which shall be permanently displayed in any manner, including in digital mode in every police station and at the district headquarters।
तो सेक्शन नंबर 37 जो है ये सीआरपीसी के किस सेक्शन का रेफरेंस है? 41C का रेफरेंस है। यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, एक पुलिस का कंट्रोल रूम होना चाहिए और वहाँ पर कौन बैठेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे ऑफिसर बैठेंगे जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो यहाँ पर जो हम लोगों ने इसके पहले जो क्लॉज देखा था जिसमें बताया गया था कि इन्फर्म या ओल्ड पर्संस जो हैं, ये देखिए सेक्शन नंबर 35 सब क्लॉज 7 जब हमने देखा था तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर से जो परमिशन की बात हो रही थी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बनते हैं, समझ रहे हैं? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और यहाँ पर जब सेक्शन 37 की हम बात कर रहे हैं कंट्रोल रूम की, तो वहां पर जो व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी बैठेगा वो किस रैंक का होगा? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। वहां पर जो पुलिस कंट्रोल रूम है, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है वो वहां जाएगा तो उसे वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है, उसकी क्या रैंक थी, कब अरेस्ट किया है, कहां से अरेस्ट किया है, ये सारी सूचना उन्हें दी जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 38 में। यहाँ पर बताया गया, ये देखिए पुराने जो सेक्शन है उनका भी रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये सेक्शन कौन से सीआरपीसी के कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? तो ये सेक्शन जो है सीआरपीसी के 41D से रिलेट करता है, जहां पर बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट से पूछताछ के दौरान मिल सकता है, लेकिन पूरे इंटरोगेशन के दौरान नहीं, कुछ समय के लिए वो अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है। तो ये चीजें ओल्ड जो सीआरपीसी थी उसमें 41D में बताया गया है और बीएनएसएस में बताया गया है सेक्शन नंबर 38 में। अब यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाना हो तो बन सकते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई थ्रू आउट द इंटरोगेशन या फॉर द सम टाइम, फॉर सम टाइम या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो आपको ये बताना है कि थ्रू आउट द इंटरोगेशन में नहीं मिल सकते, फॉर सम टाइम। तो इसी तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारा सेक्शन नंबर जो 39 है। इसमें कहा गया कि एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड or has been accused of committing a non-committable offence refuses on demand of such officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। अब देखिए हमें ये पता था कि कॉग्निजेबल केस में जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में भी पुलिस के पास ये राइट है कि वो गिरफ्तार कर सकती है। कब कर सकती है? यदि वो व्यक्ति जो है अपना नाम और पता साफ साफ नहीं बताता है तो उस केस में पुलिस जो है उसको डिटेन कर सकती है, ठीक है। When the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without sureties to appear before a judicial magistrate if so required। और जब उसका नाम और सही पता चल जाएगा तो बॉन्ड और श्योरिटी के बेसिस पर उसे जो है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया जाएगा और उस समय उसको छोड़ा जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी रेजिडेंट इन इंडिया। यदि वो पर्सन बाहर का है तो बॉन्ड किसके द्वारा माना जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। श्योरिटी कौन होंगे? जो इंडियन रेजिडेंट होंगे। Should, if the true name and residence of such person not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, or if he fails to execute the bond, or if so required, ठीक है। 24 hours के अंदर यदि जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो फिर उस पर्सन को फर्दर डिटेन किया जा सकता है। To furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate, और उसको जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये तो सबको पता है 24 घंटे के अंदर यदि किसी को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है तो कहाँ लेके जाया जाता है? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लेकर के समक्ष लेकर के जाया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर होने जा रहा है, जो कि हम सभी को एक पावर देता है, आपको भी पावर देता है, आपको भी एक पावर देता है, ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 40, ठीक है। ये पुरानी सीआरपीसी का जो सेक्शन है ये 43 सेक्शन था और जो बीएनएसएस का सेक्शन है ये सेक्शन नंबर कौन सा है? 40 है। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट पर्सन भी, यहाँ तक कि आप लोग भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। कब अरेस्ट कर सकते हैं? जब उसने कोई संज्ञेय अपराध किया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रीमाइसेस
commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender and without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। ये देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर प्राइवेट पर्सन है, हम और आप हैं, यदि किसी को अरेस्ट करना चाहें तो अरेस्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यदि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, और कितनी देर में हमें उसे हैंडओवर करना होगा पुलिस को। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है 6 आवर्स। पूछ देगा कि 6 आवर्स, 7 आवर्स, 24 आवर्स, 12 आवर्स, तो आपको टिक करना है यहाँ पर 6 आवर्स में। तो इस प्रकार से आपके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो यहाँ से बन करके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि if there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offence and refuses on the demand of a police officer to keep his name and residence। देखिए फिर वही बात कह रहा है कि non-cognizable offence में भी यदि वो नाम पता नहीं बताएगा तो पुलिस के पास ये अधिकार है कि उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। जब तक कि वो नाम और पता नहीं बताता तब तक उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। अब एक लास्ट सेक्शन जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्शन नंबर 41। ठीक है, जो कि ओल्ड सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 44 था। और इसमें बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 41 है। इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष, आइदर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन, उनके क्षेत्राधिकार के अंदर, तो ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। तो वो खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या किसी को आदेश दे सकते हैं इसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। यहाँ से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि कौन से मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे देगा। तो आपको यहाँ पर चुनना है कि कौन सा मजिस्ट्रेट हो सकता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट दे देगा। Any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for which arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। मतलब कि जिनको वो वारंट कर सकते हैं कॉग्निजेबल केस में, समझ गए, उन अपराधों में इसमें वो मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी है कि उनको अरेस्ट कर सकते हैं। वो मजिस्ट्रेट भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, कहाँ कर सकते हैं, लेकिन इनका एक सीमित दायरा है अपने क्षेत्राधिकार में, मतलब अपनी जुरिसडिक्शन में, जहाँ तक का इनको एरिया दिया गया है उसमें ये अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है।